हाई लेवल सिविलाइजेशन ने ब्लू प्लैनेट के रिसोर्सेज को ब्लॉक कर दिया था। पायनियर और देश की किस्मत पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर कैंडिडेट मर जाता है या लास्ट रैंक पर आता है तो उसके देश को नेचुरल डिजास्टर झेलना पड़ेगा, जबकि बाकी कैंडिडेट्स फोरबिडन जोन में पेड़ की छाल चबा रहे थे। तो मैं एक स्टेबल टेम्परेचर वाली लाइमस्टोन गुफा में छुपकर हॉट पॉट खा रहा था। लाइव स्ट्रीम रूम में मुझे मैजिक बीस्ट के लेदर के कपड़े पहने सिल्वर स्टार लेवल के मीट को डुबोते हुए और यहां तक कि मीट के थोड़ा सख्त होने की शिकायत करते हुए देखकर पूरे नेटवर्क की ऑडियंस का दिमाग खराब हो गया। हर कोई सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, तो बस यही अकेला वेकेशन पर क्यों है? ये कहानी 10 दिन पहले से शुरू होती है, जब मैंने लैंड करते ही डेली इंटेलिजेंस सिस्टम अवेकन किया था। उस वक्त मेरा पूरा शरीर एक छोटी सी तंग स्नो केव के अंदर कस-कस सिकुड़ा हुआ था और मेरी आंखों के सामने सिस्टम पैनल पागलों की तरह रेड वार्निंग फ्लैश कर रहा था। बॉडी टेम्परेचर 34.2 डिग्री हो चुका था। मैं पॉइजन स्टेट में चला गया था। 3% टॉक्सिन शरीर में घुस चुका था और मैं कोमा में जाने ही वाला था। आज के मटेरियल सेटलमेंट को अपलोड करने का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। इस क्रूअल नेशनल फेट सर्वाइवल बैटलफील्ड में पास्ट में मैंने 5 मुश्किलों को पार करने और 6 जनरलों को हराने के कॉल का जवाब दिया था और उस स्लॉटर से बाहर निकलकर हार्डकोर फैक्शन का लीडर कहलाया। लेकिन किसने सोचा था कि मेरी किस्मत इतनी खराब होगी? बाकी लोगों को स्टार्ट में या तो घने जंगल मिले या फिर रिजॉर्ट वाले आइलैंड, जहां लैंड करते ही वो फल तोड़ सकते थे और मछलियां पकड़ सकते थे। पर सिर्फ मैं अकेला ही इस एटर्नल पर्माफ्रॉस्ट एरिया में गिरा, जो कि लाइफ के लिए एक फॉरबिडन जोन है, जहां इंसानों का सर्वाइव करना नामुमकिन है। ये एक ई रैंक जोन है। अगर मेरे देश ने मुझे छुपने के लिए स्नो केव खोदने वाले इक्विपमेंट ना दिए होते तो मैं पहली ही रात में जमकर बर्फ का स्टैचू बन जाता। तभी सिस्टम की एक कोल्ड नोटिफिकेशन साउंड बजी, जिसमें सभी पायनियर्स को तुरंत अपलोड करने के लिए कहा गया। 5वीं बार मैंने कांपते हुए अपने सुन्न हो चुके हाथों को केव से बाहर निकाला। मैंने अपनी जैकेट के अंदर से बड़ी मुश्किल से पिछले कुछ दिनों की अपनी इकलौती अचीवमेंट बाहर निकाली। कुछ सख्त काले मॉस के टुकड़े, जिन्हें मैंने सिस्टम पर अपलोड कर दिया। ग्रेट शेयर रीजन का लिन एंड ट्रैश लेवल ई पर रैंक कर रहा था और ऊपर सभी देशों की रैंकिंग और मटीरियल्स साफ दिख रहे थे। फर्स्ट प्लेस पर लाइट हाउस कंट्री का गन सेट था। आज उसने 1 किलो लेवल 1 मैजिक बीस्ट फायर पोर्क अपलोड किया था। इसे डी ग्रेड फूड की रैंकिंग मिली। इस देश को 100 गुना रिवॉर्ड मिला, यानी 10,000 किलो फायर पोर्क, जिससे वो बाकी सबसे काफी आगे निकल गया। सेकंड प्लेस पर ग्रेट शिया ने 10 ब्लू सिल्वर ग्रास अपलोड किए थे। इसे भी डी ग्रेड फूड की रैंकिंग मिली और उस देश को 10,000 ब्लू सिल्वर ग्रास मिले। इसके तुरंत बाद मेरी आंखों के सामने एक रेड वार्निंग पागलों की तरह फ्लैश होने लगी। वार्निंग, ग्रेट शिया की ओवरऑल रैंकिंग गिरकर ग्लोबली 8वें नंबर पर आ गई है और पनिशमेंट के तौर पर पूरे देश में कोल्ड वेव 5% बढ़ जाएगी। एक पल के लिए मेरे दिमाग में गिव अप करने का ख्याल आया, लेकिन इस पनिशमेंट को देखकर मैंने दांत पीसते हुए खुद को संभाला। मैं फिर से सबको नीचे खींच रहा था। अब मैं चाहकर भी मर नहीं सकता था। ई लेवल का डिजास्टर हर फैमिली पर आ गिरा था। देश में हीटिंग सप्लाई रुक चुकी थी। कहा जा रहा था कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से तुम पायोनियर्स के पास थोड़ी सी कोशिश नहीं कर सकते क्या? आपस में बहस करना बंद करो। मैंने लास्ट रैंक वालों की लाइव स्ट्रीम देखी है। उनका एनवायरनमेंट बहुत हार्श है। वो पक्का हमसे भी ज्यादा तकलीफ में होंगे। एक्सक्यूजेज, ये सब सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं। व्हाइट ड्रैगन कंट्री का स्नो रीजन भी तो ऐसा ही है, फिर भी वो लोग बड़े पोलर बियर का शिकार कैसे कर लेते हैं? सच कहूं तो वो बहुत वीक है। बस बाहर जाकर अपनी जान खतरे में डालने की हिम्मत नहीं है उनमें। मैंने कांपते हुए उस गालियों से भरे रैंकिंग बोर्ड को बंद किया और अपने लगभग पूरी तरह से जम चुके पैरों को नीचे देखा। जान खतरे में डालूं, मैं भी तो यही चाहता हूं, पर लगता है कि मेरी लिमिट यहीं तक थी। मेरा कॉन्शियसनेस धीरे धीरे ब्लर होने लगा। पलकें और भी भारी होने लगीं। तभी अचानक मेरे दिमाग की गहराई में एक क्लियर इलेक्ट्रॉनिक साउंड गूंजी, जिससे मैं चौंक कर जाग गया और अपनी आंखें खोल दी। मुझे लगा कि ये मरने से पहले का कोई हेलुसिनेशन है, पर किसे पता था कि मेरे सामने एक मिरेकल लाइट स्क्रीन आ जाएगी। इकलौता हिडन टैलेंट अवेकन हो चुका था। इस अनएक्सपेक्टेड सीन ने मुझे पूरी तरह से शॉक कर दिया। होस्ट को डेली इंटेलिजेंस सिस्टम मिलने पर कांग्रेचुलेशंस। ये बिल्कुल भी कोई नॉर्मल सी ब्लू स्क्रीन नहीं थी, बल्कि हल्के पीले रंग के शब्द सीधे मेरे रेटिना पर फ्लैश हो रहे थे। आज की इंटेलिजेंस अपडेट हो चुकी है। वो शब्द मेरे आईबॉल्स के मूवमेंट के साथ फ्लोट कर रहे थे। सर्वाइवल इंटेलिजेंस डिस्प्ले हुई। स्नो केव से 80 मीटर दूर पिछले सर्वाइवर का छोड़ा हुआ एक सप्लाई चेस्ट है। मुझे यकीन नहीं हुआ और मैंने अपनी आंखें जोर से मली, पर वो सुनहरे शब्द अभी भी साफ साफ दिख रहे थे और मेरे रेटिना पर एक पीले रंग का गाइडिंग एरो भी आ गया। इस वक्त मेरे पास इस हैक पैनल के ओरिजिन के बारे में सोचने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। केव में रुके रहने का मतलब पक्की मौत था। कायरो की तरह मरने से अच्छा है कि बाहर जाकर अपनी जान दांव पर लगाई जाए। स्नो केव से 80 मीटर दूर है ना? मैंने अपने मसूड़ों से खून निकलने तक दांत पीसे और अपनी आखिरी बची हुई ताकत लगाकर
स्नो केव से बाहर रेंगने लगा। अपने अलॉय शॉवल को कसकर पकड़े मैं पागलों की तरह बाहर निकला। तेज हवा और बर्फ के टुकड़े चाकुओं की तरह शरीर को चीर रहे थे। मैंने सिर्फ और सिर्फ सरवाइव करने की एक पागल सी जिद के सहारे खुद को इस नरक जैसे 80 मीटर तक घसीटा, जब तक कि मेरे रेटिना का वो सुनहरा एरो रुक नहीं गया। ठीक मेरे पैरों के नीचे ही जगह थी। मैं बर्फ पर घुटनों के बल गिर पड़ा, अपना एलॉय शॉवल ऊपर उठाया और अपने शरीर का पूरा वजन डालते हुए उसे जोर से नीचे मारा। बाहर निकल। इटर्नल परमाफ्रॉस्ट एरिया के चौथे दिन को ग्रिम रीपर का हार्वेस्ट डे कहा जाता था। सिर्फ एक रात में ही 889 पायनियर्स बर्फ के स्टैचू में बदल गए थे। डेथ रेट एक होपलेस 90% तक पहुंच गया था। ग्लोबल ऑडियंस को पक्का यकीन था कि मुझ जैसा अनलकी इंसान जो रैंकिंग में सबसे नीचे है, उसका मरना तो तय है। यहां तक कि मेरे मॉम डैड भी डर के मारे मेरी लाइव स्ट्रीम नहीं खोल रहे थे। उन्हें अपने बेटे का ऐसा बुरा हाल देखने से डर लग रहा था। और जाहिर सी बात है, जब कैमरा मेरी स्नो केव की तरफ घूमा तो स्क्रीन के सामने बैठे सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। मैं ना सिर्फ जिंदा था, बल्कि मैंने अपनी डाउन जैकेट भी उतार दी थी और पसीने से लथपथ होकर सिल्वर स्टार लेवल के एक ड्राई मीट को चबा रहा था। सिस्टम नोटिफिकेशन के हिसाब से फुलनेस बढ़ गई थी और परमानेंटली 120 तक जंप कर गई थी। मेरी आंखों में अभी अभी एक सुनहरी चमक फ्लैश हुई। वो चीज जो सिर्फ एक सर्वाइवर ही डेली इंटेलिजेंस सिस्टम में देख सकता था, फाइनली अपडेट हो चुका था। उस भयानक ब्लिजर्ड के बीच एक भारी सी टकराने की आवाज सच में जन्नत के साम जैसी लग रही थी। मैंने पागलों की तरह उस टूटी हुई सख्त बर्फ को खोदा और मेरी उंगलियों ने एक ठंडी स्किन, कांपते हाथों से मैंने बर्फ हटाई। कोई चमकता हुआ गोल्डन इफेक्ट नहीं था, बस कुछ नॉर्मल सी दिखने वाली चीजें थीं जो मेरी जान बचाने वाला ट्रेजर थीं। कुछ तेल में भीगे हुए कोल के टुकड़े, 3 काले चमकदार फायर स्टार्टर और वो सिल्वर स्टार मीट का टुकड़ा। मैंने बिल्कुल भी डिले करने की हिम्मत नहीं की। मैंने अपने ठंडी हवा को ब्लॉक करते हुए अपने कमजोर शरीर का इस्तेमाल किया। कांपते हुए फायर स्टार्टर को पकड़ा। इस वक्त तक फुलनेस पहले ही 0 हो चुकी थी और HP बार और भी ज्यादा रेड वार्निंग दे रहा था। अगर मैं अभी स्नो केव वापस जाने की सोचता तो मैं पक्का रास्ते में ही जमकर बर्फ का ब्लॉक बन जाता। हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी हवा के बीच स्पार्क तुरंत टिंडर पर लग गया। इसके बाद एक और भी इलॉजिकल सीन हुआ। इसे प्रीहीट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जैसे ही काले कोल ने आग को छुआ, एक अजीब सी गहरी नीली मिस्ट उठने लगी। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर कोल को सेंटर मानकर एक भयानक हीट पागलों की तरह चारों तरफ फैल गई। यहां तक कि वो हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी हवा भी पीछे धकेल दी गई। मैं अपनी डाउन जैकेट में लगातार पीछे हट रहा था। मेरे माथे पर पसीने की बारीक बूंदें छलक आई थीं। ये हीट बहुत ही टेरिफाइंग थी। शवल पर जलती नीली आग को घूरते हुए मेरी आंखों में एक सुनहरी चमक फ्लैश हुई। अगर इस चीज को ग्रेट शिया कंट्री को डोनेट कर दिया जाए, 100 गुना रेट के साथ डोनेट किया गया आइटम एक पूरे रेजिडेंशियल एरिया के एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए काफी होगा। बॉडी टेम्परेचर जैसे ही रिकवर हुआ, मेरी विजन भी वापस आ गई, लेकिन तभी मुझे पागलों जैसी भूख लगने लगी। मैंने जल्दी से ड्राई मीट का टुकड़ा लिया और उसे अपने मुंह में ठूस लिया। ये सच में बहुत हार्ड था, लेकिन सलाइवा से भीगने के साथ ड्राई मीट मेरे मुंह में पिघलने लगा। कड़कपन के साथ मिक्स मीट का रिच फ्लेवर मेरे गले से सीधा मेरे पेट में चला गया। ये प्रोटीन खाने जैसा नहीं था, बल्कि किसी हाई डेंसिटी एनर्जी ब्लॉक को निगलने जैसा था। मेरे पैरों में धीरे धीरे सेंसेशन वापस आने लगा, यहां तक कि मेरे हाथों पर मौजूद फ्रॉस्ट बाइट पर भी पपड़ी जम रही थी और वो हील हो रहे थे। सिल्वर स्टार लेवल सच में कमाल का है। पैरों की इंजरी भी इतनी तेजी से रिकवर हो सकती है। फाइनली मैं बच गया। मैंने सावधानी से बचे हुए ड्राई मीट को सेफली रखा, पलटा और वापस अपनी वार्म स्नो केव में घुस गया। उसी वक्त ग्रेट शिया कंट्री के काउंटी सिटी के हैप्पीनेस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में जोर जोर से लगातार हो रही दरवाजे की खटखटाहट ने घर के उस डेड साइलेंस को तोड़ दिया। मेरे डैड चौंके और कांपते हुए कमरे का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े। दरवाजे के बाहर अचानक 2 जवान लड़के खड़े थे, जो ग्रीन मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने हुए थे। उनके सीने पर गोल्डन ड्रैगन बैज चमक रहा था। स्पेशल एक्शन ब्यूरो, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या ये पायनियर लिन एन की फैमिली है? लीड करने वाले लड़के ने एक स्टैंडर्ड मिलिट्री सल्यूट किया। उसके चेहरे पर एक सीरियसनेस साफ दिख रही थी। मेरे डैड के पैर कांपने लगे। उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, क्या मेरे लिनैन को कुछ हो गया? सर प्लीज गलत मत समझिए, अभी कॉमरेड लिनैन के वाइटल साइंस स्टेबल हैं। उस लड़के ने जल्दी से उन्हें सहारा दिया और पीछे खड़े अपने टीममेट को डेली नेसेसिटीज के 2 बॉक्स अंदर लाने का इशारा किया। बड़े, हम देश के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं और स्पेशली हीरो की फैमिली को रिलीफ सप्लाईज, इलेक्ट्रिसिटी कार्ड, कैंड मीट और एंटीबायोटिक्स देने आए हैं। इस भयानक विंटर में इन चीजों की वैल्यू बहुत ज्यादा है। मेरी मॉम ने उन मटेरियल्स को देखकर डर से लगातार हाथ हिलाते हुए मना किया, ये नहीं हो सकता। हमारा लिन एन लास्ट रैंक पर है और उसने देश के लिए कोई रिसोर्सेज भी नहीं भेजे हैं।
हम इसे लेने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? आंटी जी, वो इसे डिजर्व करते हैं। उस लड़के की आवाज अचानक से तेज हो गई और उसका चेहरा सीरियस हो गया। चीफ ने कहा है, जो कोई भी देश के लिए ऐसी मुश्किल सिचुएशन में फाइट करने की हिम्मत रखता है, वो अपने आप में ही एक ग्रेट स्पिरिट है। देश कभी भी अपने हीरोज को फ्रंट लाइन पर खून बहाने और उनकी फैमिली को पीछे भूखा प्यासा नहीं रहने देगा। शायद आप दोनों को नहीं पता कि इटर्नल पर्माफ्रॉस्ट एरिया, जहां कॉमरेड लिन एन, वो हंटर्स के लिए सर्वाइव करने के लिए सबसे मुश्किल वाइल्डनेस है। वो अपनी स्ट्रांग मिल पावर के दम पर उस जमीन पर ग्रेट शिया के इकलौते इंसान बने हुए हैं। उस एरिया के इकलौते सर्वाइवर। मेरे मॉम डैड शॉक में थे। उन्हें बस इतना पता था कि उनका बेटा लास्ट रैंक पर है। उन्हें यह नहीं पता था कि उनका बेटा नरक जैसी जगह में कैसे स्ट्रगल कर रहा है। जाने से पहले उस लड़के ने कमरे के कोने में गहराई से देखा, जहां एक छोटी बच्ची थी जो देख तो नहीं सकती थी पर ध्यान से सुन रही थी। शायद वो समझ गया था कि लिन एन अब तक क्यों टिका हुआ है। कॉरिडोर में उस यंग मेंबर से रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर कैप्टन से पूछा, क्या कॉमरेड लिन एन आज रात सर्वाइव कर पाएंगे? कैप्टन ने अपनी हैट नीचे खींची और गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, बहुत मुश्किल है। इटर्नल पर्माफ्रॉस्ट एरिया में चौथा दिन ग्रिम रीपर का हार्वेस्ट डे होता है। चलो अगले घर चलते हैं। हाई एनर्जी ब्लॉक के जलने का टाइम मेरी उम्मीदों से बहुत ज्यादा था। मैं फाइनली एक अच्छी नींद सो पाया। गुड मॉर्निंग पायनियर B3178, जोन U5। कल मरने वालों की संख्या 889 थी। ये ठंडा नंबर मेरे ऊपर ठंडे पानी की तरह गिरा, जिससे मेरी सारी नींद उड़ गई। सिर्फ एक रात में करीब 900 जिंदा इंसान नहीं रहे। यही वाइल्डनेस की क्रूएल्टी है। मेरे हाथ में बचे हुए सप्लाईज बहुत ही कम थे। ड्राई मीट सिर्फ आधा बचा था और ड्राई ब्रेड के भी सिर्फ 2 पीस बचे थे। इस थोड़े से रिसोर्स के साथ मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 दिन तक सर्वाइव कर सकता हूं। मुझे खुद ही अटैक करना होगा। मैंने गहरी सांस ली और अपने हाथ में शॉवल को कसकर पकड़ लिया। तभी वो शानदार इलेक्ट्रॉनिक साउंड फिर से गूंजी। डिंग! डेली इंटेलिजेंस सिस्टम अपडेट हो चुका है। बाकी लोग एटर्नल पर्माफ्रॉस्ट एरिया में ठंड से बुरी तरह कांप रहे थे और मैं एक शॉवल लेकर बर्फ पर ह्यूमन ड्रिल मशीन की तरह काम कर रहा था। मैंने शॉवल से एक अजीब सी उड़ने वाली सिल्वर फिश को भी बेहोश कर दिया था। इस फिश का मीट न सिर्फ टेस्टी था, बल्कि इसका एक बाइट खाने से कोल्ड रेजिस्टेंस एट्रीब्यूट भी परमानेंटली बढ़ जाता है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैंने तुरंत खुद को ट्रीट देने के लिए एक को रोस्ट किया और फिर लगे हाथ दूसरी वाली को देश के लिए अपलोड कर दिया। इस एक्शन ने सीधे ग्रेट शिया कंट्री के सभी हाई लेवल्स को अपनी सीट से छलांग लगाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि मैंने ना सिर्फ 0 रिसोर्सेज वाले डेडलॉक को तोड़ा था, बल्कि इकलौते हिडन रिवॉर्ड को भी ट्रिगर कर दिया था। 10,000 गुना रिसोर्सेज देखते ही देखते देश के कोल्ड स्टोरेज में भर गए। मैंने अपने मुंह के किनारे से तेल पोंछा और मेरी नजर सिस्टम की तरफ गई। कल ही लेजेंड अपडेट हुआ था। ये कहानी 3 दिन पहले से शुरू होती है। मैं एक ऐसे सर्वाइवल फॉरबिडन जोन में था जिसका डेथ रेट 3 में आता था। इंटेलिजेंस सिस्टम ने मुझे सीधे 4 सुनहरे ऑप्शंस दे दिए। डी, आज से तुम इंटेलिजेंस का डायरेक्शन खुद चुन सकते हो। ए, मटेरियल, बी, एनवायरनमेंट, सी, क्राइसिस, डी, दुनिया का सच। अपनी आंखों के सामने इन 4 सुनहरे ऑप्शंस को देखकर मैं एक गहरी और दम घोटने वाली सोच में पड़ गया। लॉजिकली देखा जाए, मेरे हाथ में सिर्फ आधा ड्राई मीट बचा था, तो मटेरियल चुनना ही सर्वाइव करने का इकलौता रास्ता था। लेकिन मेरे रीजन ने मुझे बताया कि ये एटर्नल पर्माफ्रॉस्ट एरिया का वो सर्वाइवल फॉरबिडन जोन है जो डेथ रेट में टॉप 3 में आता है। अगर मुझे सिचुएशन का अंदाजा नहीं होगा तो मेरे पास चाहे कितना भी खाना क्यों ना हो, वो बस मौत का इंतजार करना होगा। मैंने चुना बी, एनवायरनमेंट। अगले ही सेकंड सिस्टम का होलोग्राफिक मैप खुल गया, लेकिन जो रेड वार्निंग सामने आई उसने मेरी धड़कनें लगभग रोक ही दी। वार्निंग, 71 घंटे बाद ए रैंक का वाइट डिजास्टर आने वाला है। अभी का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस है। करंट शेल्टर में इससे डिफेंस नहीं किया जा सकता। मौत पक्की है। स्क्रीन पर हर तरफ मौत का सिग्नल देने वाला खूनी लाल रंग देखकर मैं पूरी तरह से पैनिक कर गया। हालांकि इस डेस्परेशन के बीच मैप के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में उम्मीद की इकलौती किरण चमकी। वहां एक ऐसी झील थी जो अभी जमी नहीं थी। वहां बर्फ की लेयर सिर्फ 20 सेंटीमीटर मोटी थी। बहते पानी का मतलब कि वहां मछलियां होंगी, और मछलियों का मतलब है कि मैं सरवाइव कर सकता हूं। पहले वहां जाकर चेक करना होगा। हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी हवा के बावजूद मेरी आंखों में एक डिटर्मिनेशन था। मैंने शॉवल पकड़ा और बर्फीले तूफान में आगे बढ़ गया। उसी वक्त ग्रेट शिया के स्पेशल एक्शन ब्यूरो में माहौल इतना टेंस था कि दम घुटने लगा। ली ने कोल्ड टोन में सवाल किया, सीट कैंडिडेट्स का स्टेटस रिपोर्ट करो। टीम मेंबर की आवाज कांप रही थी। रिपोर्ट, झाओ तिएजू का सामना एक पॉइजनस बग से हुआ है। वो पेड़ की छाल चबाकर सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। बुद्ध सेक्ट की होली मेडन ली छिंग छिंग का एक हाथ कट गया है। वो 12 घंटे से गहरी नींद में है और उसकी कंडीशन क्रिटिकल है।
सब बुरी खबरें ही थीं, लेकिन जब फुटेज बदला और फॉरेन कैंडिडेट्स को देखा तो सभी का मूड लगभग क्रैश हो गया। चेरी ब्लॉसम कंट्री का साकुरा एक ट्रॉपिकल आइलैंड पर गिरा था और आराम से नारियल काटकर पानी पी रहा था। इस सीन ने हॉल में मौजूद सभी लोगों को दांत पीसने पर मजबूर कर दिया। शिट यार, हम लोग नर्क में क्यों हैं और वो लोग वेकेशन पर? ये सच में बहुत अनफेयर है। जैसे ही लोगों के एक्सट्रीम इमोशंस फटने ही वाले थे, तभी अचानक एक कोल्ड फीमेल वॉइस गूंजी जिसने एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन डिटेक्ट होने की रिपोर्ट दी। एटर्नल पर्माफ्रॉस्ट एरिया के कोऑर्डिनेट्स लिन एंड पूरा। हॉल तुरंत शांत हो गया। 95% डेथ रेट वाले उस व्हाइट हेल में फिर भी किसी ने शेल्टर से बाहर निकलने की हिम्मत की। लेई ली ने बिग स्क्रीन पर स्विच करने का ऑर्डर दिया और फुटेज सामने आ गई। जैसी उम्मीद थी वैसी कोई डेड बॉडी नहीं दिखी, बल्कि बर्फीले तूफान में मैंने अपने एलॉय शॉवेल को पीठ पर टांगा हुआ था और तेज हवा के खिलाफ पागलों की तरह आगे बढ़ रहा था। इस सीन ने ले ली की आंखों में एक अजीब सी चमक ला दी। सुयुआन, इसे क्लोजली मॉनिटर करो। मैं जानना चाहता हूं कि वो इस सर्टन डेथ वाली सिचुएशन में कैसे सर्वाइव कर सकता है। फुटेज वापस से वाइल्डरनेस वर्ल्ड की तरफ घूम गई। मैं आइस फील्ड पर खड़ा था। ठंडी हवा चाकुओं की तरह स्किन को काट रही थी। सिस्टम की गाइडेंस के हिसाब से ठीक मेरे पैरों के नीचे वो इकलौता रेड डॉट था। मैंने लाइव स्ट्रीम ऑन की और कैमरे के सामने जबरदस्ती एक स्माइल दी। मॉम डैड, मैं ठीक हूं। मैंने बस अभी अपनी सेफ्टी रिपोर्ट ही की थी। ऑडियंस के रिएक्ट करने का इंतजार किए बिना मैंने शवल उठाया और पागलों की तरह मारना शुरू कर दिया। मेरे अंगूठे और उंगली के बीच की स्किन फट गई और हड्डियों को चीरने वाला दर्द हुआ। लाइव स्ट्रीम रूम पूरी तरह से शॉक से भर गया। क्या ये बंदा पागल हो गया है? पर्माफ्रॉस्ट को खोदने के लिए शवल का यूज कर रहा है? बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, जल्दी घर जाओ और मौत का इंतजार करो। सिर्फ नेटिजन्स ही नहीं, बल्कि मॉनिटरिंग स्टाफ सू युआन ने भी होपलेस होकर अपने चश्मे का फ्रेम ऊपर किया। -40 डिग्री, बर्फ की लेयर कम से कम 1 मीटर मोटी है। ऐसा करके वो अपनी मौत को और जल्दी बुला रहा है। इस वक्त मैं बिल्कुल वैसा ही था जैसा सू युआन ने डिस्क्राइब किया था। मैं एक डेस्परेट सिचुएशन में फंस चुका था। वार्निंग, बॉडी मॉइस्चर तेजी से गिरकर 55 हो गया है। वार्निंग, हीट लॉस रेट डबल हो गया है। बॉडी टेम्परेचर तेजी से गिर रहा है। मेरे हाथ सुन्न हो चुके थे। हर गुजरते सेकंड के साथ मौत और भी करीब आ रही थी। अभी भी नहीं टूटा। मैंने अपने मुंह में डेस्परेशन का मेटालिक टेस्ट तक महसूस कर लिया था, पर मैं रुक नहीं सकता था। अगर मैं एक बार रुक गया तो पसीना जम जाएगा और मौत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। मुझे देखने दो। मैं जोर से चिल्लाया और अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर जोर से नीचे मारा। टूटने की एक आवाज किसी जन्नत के म्यूजिक की तरह गूंजी और एकदम काला झील का पानी तुरंत बाहर की तरफ फूट पड़ा। पूरे चेहरे पर पानी छलक गया। हड्डियों को जमा देने वाला पानी मेरे गालों से नीचे फिसलने लगा। मैंने आसमान की तरफ देखा और पागलों की तरह हंसने लगा। मैंने अपनी पूरी जान दांव पर लगा दी थी। डैम, ये सच में टूट गया। मैं बर्फ पर धड़ाम से बैठ गया और एक इंसान के साइज जितने बड़े होल को पागलों जैसी आंखों से घूरने लगा। लाइव स्ट्रीम रूम तुरंत एक्साइटमेंट से फट पड़ा। क्या ये लड़का कोई ह्यूमन ड्रिल मशीन है? हालांकि ये एक्साइटमेंट 2 सेकंड भी नहीं टिक पाया। ठंडे पानी की एक बाल्टी सीधे मेरे ऊपर गिर पड़ी। बर्फ टूट गई तो क्या वो अपने हाथ अंदर डालकर उसे पकड़ेगा? ये एक्सट्रीम बर्फीला पानी उसके हाथ पैर वहीं जमा सकता है। यहां तक कि स्क्रीन के सामने बैठे मॉम डैड का दिल भी गले तक आ गया था। वो सोच रहे थे कि काश वो घर से अपना फिशिंग इक्विपमेंट उसे तुरंत भेज पाते, लेकिन किसने सोचा था कि मैं न सिर्फ पैनिक नहीं हुआ मैं कॉन्फिडेंट था। बर्फ की लेयर टूट गई थी और बहुत सारा ऑक्सीजन अंदर जा रहा था। ये एक नेचुरल बेट की तरह था, बस नजर रखने की जरूरत थी। शांत पानी में हल्की सी हलचल हुई। एक काली परछाई चुपचाप ऊपर की तरफ आई और जैसे ही एक काली मछली पानी की सतह पर तैरती हुई आई, मैंने अपने शॉवल से एक लोहे जैसी सख्त मछली बाहर निकाल ली। उस मछली को मैंने लगातार जमीन पर पटका। पूरा लाइव स्ट्रीम रूम शॉक में था। डैम, क्या इस शवल को फिशिंग नेट की तरह भी यूज किया जा सकता है? क्या ये आईक्यू को क्रश करना नहीं हुआ? पहली मछली पकड़ने के बाद मैंने बस राहत की एक सांस ली ही थी कि एक और भी डेडली क्राइसिस अचानक से आ गया। वार्निंग, फुलनेस तेजी से गिरकर 5 रह गई है। मैंने कांपते हुए अपने पास रखा, वो कीमती आधा ड्राई मीट निकाला और उसमें एक जोरदार बाइट लिया। अगले ही सेकंड लाइव स्ट्रीम रूम फिर से उबल पड़ा। रुको, वो मीट चमक क्यों रहा है? एक गोल्डन कमेंट ने शॉक में कहा। वो सिल्वर स्टार लेवल का फूड है, तभी तो वो अब तक जिंदा है। जब ग्रेट शिया की ऑडियंस शॉक में थी, तभी एक चमकता हुआ लाल कमेंट अचानक से स्क्रीन पर आया। भाई, इस तरह के कॉम्बैट पावर वाले मटेरियल को तुम खुद खा रहे हो? ये तो चीजों की पूरी बर्बादी है। इस बात ने तुरंत सभी का गुस्सा भड़का दिया।
ये कुत्ता कहाँ से भौंक रहा है? मैंने अपनी काबिलियत से इसे ढूंढा है, मैं इसे क्यों नहीं खा सकता? भाड़ में जाओ। ड्राई मीट के पेट में जाते ही एक ही शरीर में फैल गई। मेरी स्टैमिना तेजी से बढ़ गई, फुलनेस की लिमिट परमानेंटली बढ़ गई, शरीर में सेंसेशन वापस आ गया। मैंने इस मौके का फायदा उठाया। लॉटरी लग गई, एक और आ गई। सिर्फ आधे घंटे के अंदर 3 काली मछलियां मेरे हाथ लग चुकी थीं। मैं इतना खुश था कि मेरी नाक बहने वाली थी, लेकिन मेरी किस्मत शायद खत्म हो गई थी। अगले आधे घंटे तक पानी पूरी तरह से शांत था। एक परछाई तक नहीं दिखी, सब भाग गईं। ठंडी हवा मेरे घुटनों से होकर हड्डियों तक पहुंच रही थी। जैसे ही मैंने गिव अप करके खड़े होने का सोचा, अचानक उस काले पानी के नीचे से बिना किसी वार्निंग के एक तेज रोशनी गुजरी, एक तेज चमक। क्या है? मेरी आंखें फटी रह गईं। इसका साइज काली मछली से 2 गुने से भी ज्यादा था। शॉवेल एक परछाई में बदल गया और जोर से ऊपर की तरफ उठा। एक छपाक की आवाज आई। एक अजीब सी मछली जिसकी पूरी बॉडी व्हाइट जेड की तरह ट्रांसपेरेंट थी, बर्फ पर आ गिरी। लेकिन अगले ही पल एक अजीब सा सीन हुआ। ये सिल्वर फिश बिल्कुल भी इधर उधर नहीं तड़पी, बल्कि उसने जोर से अपनी बॉडी को मोड़ा, अपनी पूंछ को बर्फ पर मारा, जैसे उसमें कोई स्प्रिंग लगा हो। उसने भागने के लिए बिल्कुल सही से उस होल को निशाना बनाया। वापस कूदना चाहती है, भागना चाहती है। डैम, इस डू और डाई वाली सिचुएशन में मेरे पास खड़े होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मेरा पूरा शरीर जोर से आगे की तरफ उछला और मेरे हाथ में जो शॉवेल था उसे मैंने बेसबॉल बैट की तरह जोर से घुमाकर मारा। यहीं रुक जा बेटा। वो सिल्वर फिश किसी तोप के गोले की तरह 7-8 मीटर दूर उड़कर गिरी और बर्फ के ढेर से टकराने के बाद ही रुकी। इसी वक्त नोटिफिकेशन धीरे से सामने आया। रेयर लेवल 1 आइस फॉरेस्ट फिश मिली है। इफेक्ट कोल्ड रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। मैं मुस्कुराया और लाइव स्ट्रीम रूम पूरी तरह से फट पड़ा। ये रंगीन फिश इतनी अजीब क्यों है? कसम से अभी तो मेरी जान ही निकल गई थी। अगर लिनएन के पास एक फिशिंग नेट होता तो क्या इस झील की सारी मछलियों का नामो निशान नहीं मिट जाता? लाइव स्ट्रीम रूम की ऑडियंस खुशी के साथ साथ थोड़ा रिग्रेट भी कर रही थी। सिर्फ एक शॉवेल के सहारे ये इतना कमाल कर रहा है। अगर इसके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होता तो तहलका मच जाता। ठीक इसी वक्त किसी को वो बंदा याद आया जो पहले लिनएन का मजाक उड़ा रहा था। वो बंदा कहाँ गया? वो हेटर अब कहाँ छुप गया? अभी जो बकवास कर रहा था उसकी आवाज अब कहाँ गई? इस पल ग्रेट शिया कंट्री के ऑडियंस का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उसी वक्त हा 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 लिन जियांगो ने जोर से अपनी जांघ पर हाथ मारा और सीधे सोफे से उछल पड़े। उनके चेहरे की झुर्रियों पर एक बड़ी सी स्माइल खिल उठी। देखा, इसे कहते हैं टैलेंट। लिन फैमिली कभी भी मछली पकड़ने जाती है तो खाली हाथ नहीं लौटती। अरे बाप रे! पास खड़ी मॉम लिन रोते रोते हंसने लगी। हालांकि वो डैड को सीरियस न होने के लिए डांट रही थीं, लेकिन फाइनली उनके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। कोने में छोटी बच्ची ने अपनी डॉल को कसकर गले लगाया हुआ था। उसके छोटे और पीले पड़े चेहरे पर एक ऐसी स्माइल आ गई जो काफी टाइम से किसी ने नहीं देखी थी। बड़े भाई पक्का वापस आएंगे। इस मोमेंटम का फायदा उठाते हुए मैंने एक और फिश बाहर निकाल ली। हालांकि मैं अभी और भी पकड़ सकता था, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि अब रुक जाना चाहिए। सर्वाइवल के मामले में लालच करना सबसे बड़ी गलती है। ऐसे मौसम में बहुत ज्यादा चीजें साथ ले जाना उल्टे मेरे लिए चलना मुश्किल कर देता। अचानक से मौसम बदला और हवा का डायरेक्शन चेंज हो गया। सामने से आती हवा चाकुओं की तरह काट रही थी। मैंने 5 मछलियों को उठाया और मेरा हर एक कदम मौत से लड़ने जैसा था। फाइनली मेरा बॉडी टेम्परेचर वार्निंग लेवल तक गिरने से पहले मैं रेंगते और घिसटते हुए अपनी स्नो केव में घुस गया और जल्दी से केव के दरवाजे को ब्लॉक कर दिया। ठंड से तो मेरी जान ही निकल गई। मैंने बिना किसी हेजिटेशन के हाई एनर्जी वाले कोल को बाहर निकाला और उसे 4 हिस्सों में बांट दिया। आग जल उठी और वो छोटी सी स्नो केव तुरंत गर्म हो गई। जान तो बच गई, अब टाइम था एंजॉय करने का। मैंने उस आइस फॉरेस्ट फिश को साफ किया और रोस्ट करने के लिए शवल पर रख दिया। हालांकि जैसे ही मैं फिश को पलटने वाला था, एक बहुत ही हॉरिफाइंग सीन हुआ। वो सिल्वर फिश जिसका पेट मैंने काट दिया था, वो अचानक जिंदा हो गई। फिश की पूंछ शवल पर जोर से टकराई और उसी फोर्स का यूज करते हुए वो उछली और अपने तेज नुकीले दांतों से भरा मुंह खोलकर सीधा मेरे चेहरे की तरफ झपटी। हमारा डिस्टेंस इतना कम था कि मेरे लिए बचना लगभग इम्पॉसिबल था। मौत के मुंह में जा रही है, मेरी आंखों में कोल्डनेस आ गई। मेरी बॉडी ने अपने आप पीछे की तरफ डाइव मारी। मेरे हाथ का शॉवल एक आफ्टर इमेज में बदल गया और मैंने एक बहुत जोरदार रिवर्स स्मैश मारा। एक जोरदार कड़क आवाज आई। फिश का सिर तुरंत उसकी बॉडी से अलग हो गया। बिना सिर वाली फिश की बॉडी 2 बार तड़पी और फाइनली पूरी तरह से मर गई। मैंने एक कोल्ड स्माइल दी और उस पूरी तरह से मर चुकी मछली को वापस आग पर रख दिया। कुछ ही मिनटों में एक ऐसी खुशबू आई जिसमें बिल्कुल भी फिशी स्मेल नहीं थी। ये बारिश के बाद किसी बैम्बू फॉरेस्ट जैसी प्योर खुशबू थी। मैं इंतजार नहीं कर सका। मैंने फिश मीट का एक टुकड़ा तोड़ा जो मुंह में जाते ही पिघल गया।
गले से नीचे जाते ही मेरे पेट में तुरंत एक हीट बर्स्ट हुई और ब्लड वेसल्स के जरिए पूरे शरीर में फैल गई। हड्डियों की गहराई तक बैठी ठंडी हवा एक ही झटके में गायब हो गई। सुकून। नोटिफिकेशन। फुलनेस लिमिट 160 तक बढ़ गई। परमानेंट बेसिक कोल्ड रेजिस्टेंस बढ़ गया। कोल्ड को झेलने की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई। मैंने स्नो ब्लॉक को थोड़ा हटाया ताकि मैं बाहर की ठंडी हवा को महसूस कर सकूं, जो पहले हड्डियों को कंपा देती थी, पर अब वो सिर्फ थोड़ी ठंडी लग रही थी। सच में कमाल है, ये रेयर लेवल के खाने की असली वैल्यू है। तभी एक भारी मैकेनिकल आवाज गूंजी। आज के मटेरियल को अपलोड करने का टाइम खत्म होने में 5 मिनट बचे हैं। मैंने बची हुई उस साबुत सिल्वर फिश को देखा। मेरी आंखों में एक डिटर्मिनेशन था। ये वाली मछली मुझे मॉम, डैड और श्याओ श्याओ को टेस्ट करवानी ही है। हालांकि मुझे नहीं पता था कि मेरी फैमिली के खिलाफ एक साजिश रची जा रही थी। सिर्फ 10 दिन पहले मेरे घमंडी सेकंड अंकल ने मेरी फैमिली को भिखारियों की तरह घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन आज वो मेरे घर के दरवाजे पर घुटनों के बल बैठे थे, एक स्प्राउटेड आलू की भीख मांगते हुए। इसकी वजह और कुछ नहीं बल्कि ये थी कि मैं उस विल्डरनेस वर्ल्ड में सिर्फ जिंदा ही नहीं बचा था, बल्कि एक नेशनल स्ट्रेटेजिक हीरो बन गया था। जब सेकंड अंकल की फैमिली कोल्ड वेव में कांप रही थी, तब मेरे मॉम और डैड वो खाना खा रहे थे जो स्पेशली देश की तरफ से सप्लाई किया गया था, और मैं अपनी गर्म स्नो केव में बैठकर उन लेजेंडरी इक्विपमेंट्स को देखते हुए गहरी सोच में डूबा था। इस स्नोमोबाइल को मुझे मछलियां ले जाने के लिए यूज करना चाहिए या सिर्फ शो ऑफ के लिए? 3 दिन पहले हैप्पीनेस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट 401 में मेरे सेकंड अंकल लिन जियानजुन के घर में मेरा 5 साल का कजिन कॉटन के ब्लैंकेट में लिपटा हुआ जोर जोर से रो रहा था। मुझे मीट खाना है। सेकंड अंकल दीवार के कोने में उकड़ू बैठे थे। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। जब से ये कोल्ड वेव आई थी, घर के चावल का ड्रम काफी टाइम से खाली पड़ा था। ये नहीं है कि उन्हें उससे प्यार नहीं था। सेकंड अंकल ने फ्रस्ट्रेट होकर जोर से चिल्लाया, तुम बच्चे पर चिल्लाने की हिम्मत रखते हो, पर खाना ढूंढने की हिम्मत क्यों नहीं है? यूजलेस इंसान। वांग में ही बोली। वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने वाली किसी शेरनी की तरह लग रही थी। उसने अपनी आंखें घुमाई और अपनी आवाज नीची करते हुए एक ऐसी बात कही जिससे किसी की भी रूह कांप जाए। बड़े भैया के घर चलते हैं। सेकंड अंकल चौंक गए। बड़े भैया के घर पर भी तो एक्स्ट्रा खाना नहीं बचा है, और ऊपर से शियाओ शियाओ बीमार है और लिनेन तो मौत के मुंह वाली जगह पर फंस गया है। क्या तुम बेवकूफ हो? वांग मई ने सेकंड अंकल के माथे पर उंगली मारी। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, लिनेन पक्का मर चुका है। देश ने पक्का उन्हें रिलीफ मटेरियल दिए होंगे। कल मैंने खुद अपनी आंखों से स्ट्रीट के लोगों को वो बॉक्स ले जाते हुए देखा था। उनके घर चलो। सेकंड अंकल का चेहरा लाल हो गया। मैं नहीं जा रहा, मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। क्या इज्जत से पेट भर जाएगा? वांग मई ने कोल्ड टोन में कहा। भूख से तड़पते और पीले पड़ चुके अपने कमजोर बच्चे को देखकर ये बात वो आखिरी स्ट्रॉ बन गई जिसने सेकंड अंकल को झुका दिया। उन्होंने दांत पीसे और फाइनली खड़े हो गए। ठीक है, मैं जाकर थोड़ा उधार मांग लेता हूं। मैं भी चलूंगी और बच्चे को भी साथ ले चलेंगे। भाभी का बिल पिघल जाएगा। उन तीनों ने खुद को कसकर पैक किया और एक चालबाजी के साथ घर से बाहर निकल पड़े। जब वो लोग मेरे पैसों और चीजों की कैलकुलेशन कर रहे थे, उसी वक्त वाइल्डनेस वर्ल्ड में किसी जगह पर मैं एक बहुत बड़ा काम करने की तैयारी कर रहा था। अपलोड। मैंने अपना हाथ उस ट्रांसपेरेंट और चमकती हुई आइस फॉरेस्ट फिश पर रखा। सिस्टम की साउंड तुरंत गूंजी। नई स्पीशीज डिटेक्ट हुई है। लेवल 1 आइस फॉरेस्ट फिश, रेयर सी रैंक। नेशनल फेट फीडबैक रेट कैलकुलेट किया जा रहा है। क्या? कैलकुलेशन फिर से ट्रिगर हो गई। मेरी तेज हो गई क्योंकि ट्रैश लेवल मटेरियल का कोई मल्टीप्लायर नहीं होता और नॉर्मल मटेरियल का भी सिर्फ 100 गुना या 1000 गुना होता है। लेकिन इस बार लाइट स्क्रीन पर नंबर पागलों की तरह उछलने लगा। 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना। अगले ही पल एक ब्राइट रेड नंबर आया जिसने लगभग मेरी सांस ही रोक दी थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। रेयर मटेरियल पर 10,000 गुना क्रिटिकल रिवॉर्ड। ठीक, 10,000 रेयर आइस फॉरेस्ट फिश सीधे ग्रेट शिया कंट्री के गवर्नमेंट कोल्ड स्टोरेज को भर देंगी। इससे पहले कि मैं इस अचानक मिली वेल्थ से बाहर आ पाता, दूसरी सुनहरी रोशनी चमकी। स्पेशल रिवॉर्ड सर्वाइवल ब्लाइंड बॉक्स मिला। प्लीज ड्रॉप लेवल सेलेक्ट करें। हवा में 3 बॉक्स तैर रहे थे। उन्हें देखकर मेरी सांसें तेज हो गईं। नॉर्मल लेवल 500 मीटर का रेडियस, मटेरियल पक्का मिलेगा लेकिन उसका ज्यादा यूज नहीं होगा। रेयर लेवल 1 किलोमीटर का रेडियस, रिस्क है लेकिन रिवॉर्ड काफी अच्छा है। और लेजेंडरी लेवल 3 किलोमीटर का रेडियस। इसमें व्हीकल्स और वेपन्स शामिल हैं जो किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन इटर्नल पर्माफ्रॉस्ट में किसी नॉर्मल इंसान के लिए बॉक्स ढूंढने के लिए 3 किलोमीटर भागना सच में अपनी जान गंवाने जैसा है। लेकिन क्या मैं कोई नॉर्मल इंसान हूं? मेरे पास हैक है। कहावत है कि रिस्क जितना बड़ा होगा रिवॉर्ड भी उतना ही कीमती होगा। फिर डर किस बात का? मैंने चुना लेजेंडरी ब्लाइंड बॉक्स। लेजेंडरी सर्वाइवल ब्लाइंड बॉक्स ड्रॉप कर दिया गया है। तुरंत बाहर भागने की अपनी अर्ज को कंट्रोल करते हुए मैंने नेशनल फेट रैंकिंग बोर्ड खोला। जैसी उम्मीद थी, इस रेयर फिश की वजह से मेरा नाम किसी रॉकेट की तरह सीधे लास्ट रैंक से टॉप 100 में पहुंच गया।
रैंक 98, ग्रेट शिया का लिन एन। इस ठंडी स्नो केव में मैं जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर मैं बस अपनी रैंकिंग मेंटेन कर लूं तो मुझे बॉडी बिल्डिंग पिल मिल सकती है। ना सिर्फ मैं सरवाइव कर पाऊंगा बल्कि मेरी बहन की आंखों की बीमारी का भी इलाज हो जाएगा। उस रात कल की उम्मीद लिए मैं इस क्रूअल वर्ल्ड में शांति सो गया। हालांकि इंटरनेट पूरी तरह से फट चुका था। भले ही मेरा लाइव स्ट्रीम रूम बंद था, लेकिन ऑनलाइन व्यूअर्स का नंबर पलक झपकते ही 10 मिलियन पार कर गया था। उस नाम को अचानक टॉप 100 में देखकर हर कोई शॉक में था। इस बंदे ने क्या अपलोड किया है? 10,000 गुना कंट्रीब्यूशन, आइस फॉरेस्ट फिश, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। क्या ये लिनन कोई बिग शॉट है? उसी वक्त ग्रेट शिया के स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो में टेंशन इतनी ज्यादा थी कि डर लग रहा था। टीम लीडर ले ली अपने दर्द करते हुए माथे को रगड़ रहे थे साकुरा कंट्री के कैंडिडेट्स के स्मग चेहरों को देखकर। साउथ कोरिया के कैंडिडेट्स के स्मग चेहरों को स्क्रीन पर देखकर उन्होंने गुस्से से आर्म रेस्ट पर मुक्का मारा। वो लोग टेम्परेट जोन में गिरे हैं और आराम से ऑरेंज पीच और जिनसिंग उठा रहे हैं, जबकि हमारे ग्रेट शिया के ज्यादातर कैंडिडेट्स भयानक ठंड में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या ये किस्मत है? डैम इट। ले ली का चेहरा फ्रस्ट्रेशन से भरा था। तभी असिस्टेंट सू युआन का मैसेज अचानक पॉपअप हुआ, जिसने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। टीम लीडर लिन एन ने पहली बार रेयर रिसोर्स अपलोड किया है, जिसने 10,000 गुना क्रिटिकल कंट्रीब्यूशन ट्रिगर किया है। वो ग्रेट शिया का 5वां पायोनियर बन गया है जो टॉप 100 में पहुंचा है। कौन सा रेयर रिसोर्स? ले ली अपनी कमांडर सीट से उछल पड़े। उनके चेहरे की सारी थकावट तुरंत एक अनबिलीवेबल खुशी में बदल गई। लिन एन, ले ली के दिमाग में इंफॉर्मेशन फ्लैश हुई। वो अनलकी लड़का जो एटर्नल परमाफ्रॉस्ट में गिरा था, ये रही वो आइस फॉरेस्ट फिश। अफसोस की बात है कि एनवायरनमेंट इतना हार्श है कि इसे कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। 10,000 गुना कंट्रीब्यूशन सुनने में तो बहुत भयानक लगता है, लेकिन ग्रेट शिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन में बांटने पर यह समुद्र में एक बूंद जैसा ही है। अगर सच में बाजी पलटनी है तो हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पर रिलाई करना होगा। ले ली ने एक गहरी सांस ली और तेजी से ऑर्डर दिया। इसके अलावा उसे मॉनिटर करना जारी रखो और तुरंत लिनयान की फैमिली के लिए सप्लाईज अरेंज करो। हम अपने हीरो को खून और आंसू दोनों नहीं बहाने दे सकते। यस सर। उसी वक्त काउंटी सिटी के हैप्पीनेस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के रूम नंबर 302 में मेरे मॉम, डैड और छोटी बहन डाइनिंग टेबल के चारों तरफ बैठे थे। उन 2 रिलीफ सप्लाईज के बॉक्स की वजह से उन्हें बहुत टाइम बाद एक अच्छा खाना नसीब हुआ था। आलू के कुछ टुकड़ों को मेरी मॉम ने किसी जादू की तरह 3 डिशेस और एक सूप में बदल दिया था। मॉम, डैड, बड़े भाई ने सारा खाना अपलोड कर दिया है। क्या उनके पास खाने के लिए काफी होगा? मेरी छोटी बहन शियाओ शियाओ बहुत टेंशन में थी। टेंशन मत लो, तुम्हारे बड़े भाई की फिशिंग स्किल्स बिल्कुल तुम्हारे डैड जैसी है। खाना भी उनका मुंह नहीं बंद कर सकता। डैड लिन जियांगो की बड़ी बातें अभी खत्म भी नहीं हुई थीं कि मॉम ने उन्हें ऐसी घूर कर देखा कि वो चुप हो गए। हालांकि वो बहुत लाइटली बोल रहे थे, लेकिन वो दोनों दिल ही दिल में जानते थे कि अगर मैंने कोई डिसीजन लिया है तो पक्का मेरा कोई रीजन होगा। ठीक इसी वक्त अचानक से जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, जिसने कमरे की उस गर्माहट को तोड़ दिया। कौन है? क्या डायरेक्टर है? मॉम जैसे ही उठने वाली थी, डैड ने उन्हें वापस बैठा दिया। श्श, हिलना मत। डैड ने त्योरियां चढ़ाईं। अपनी आवाज नीची करते हुए कहा, इस वक्त डायरेक्टर क्यों आएंगे? मुझे लगता है कि ये पड़ोस वाले सेकंड अंकल की फैमिली है। हमारे घर की लाइट जलती देखकर और खाने की खुशबू सूंघकर आ गए हैं। मॉम थोड़ी हिचकिचाई। शायद बच्चा भूखा है। वैसे भी फांग फांग अभी छोटी है। तुम चुपचाप बैठी रहो। भूल गई क्या कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? या तुम भूल गई कि उस बच्चे ने शियाओ शियाओ को खून चूसने वाला कहा था और कहा था कि वो एहसान फरामोश है? सिर्फ ये एक लाइन किसी कील की तरह मॉम को कुर्सी पर जकड़ गई। ठीक उसी वक्त दरवाजे के बाहर से जोर जोर से रोने की कान फोड़ देने वाली आवाज आई। मैं भूखा हूं, मुझे खाने की खुशबू आ रही है, मुझे आलू खाने हैं। वो चुभने वाली आवाज एंटी थेफ्ट डोर को पार करते हुए अंदर आ रही थी। सेकंड अंकल का चेहरा बुरा लग रहा था। वो बस हिम्मत करके दरवाजा खटखटाने ही वाले थे कि कॉरिडोर में अचानक से एक जोरदार डांट गूंजी। अंदर जाओ। क्या तुम लोगों में बिल्कुल भी शर्म नहीं बची है? ये नेबरहुड कमेटी के डायरेक्टर ली शुन होंग थे। जल्दी से बच्चे को यहां से ले जाओ। तुम लोग पायनियर की फैमिली के रिलीफ सप्लाईज पर नजर डालने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम लोग अपनी जान से तंग आ गए हो? इसके बाद पड़ोसियों के ताने भी आए, किसी लहर की तरह आने लगे। सच में बेशर्म है। क्या 2 दिन पहले सेकंड अंकल ने नहीं कहा था कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे? अब क्या हुआ? दूसरों के बेटे को सक्सेसफुल होते देखा तो तुरंत अपना रंग बदल लिया। गालियों के बीच वे क्वी ने गहरी सांस छोड़ी। सेकंड अंकल की फैमिली गली में भागते चूहों की तरह चाप वहां से खिसक गई। घर में मौजूद हम तीनों ने राहत की सांस ली। डैड ने दरवाजा खोला। डॉक्टर ली दरवाजे पर मुस्कुराते हुए खड़े। ओल्ड लेन, इतने भी सीधे मत बनो। फ्यूचर में ऐसे लोगों से बिल्कुल भी सिंपैथी मत दिखाना। डायरेक्टर ली ने डैड के हाथ में एक मोटा सा लिफाफा। 3,000 युआन का रिवॉर्ड है। 2 दिन में सप्लाईज भी पहुंच जाएंगे। टेंशन मत लो। तुम्हारा लिनेन बहुत टैलेंटेड है। उसने सच में हमारे नेबरहुड का नाम रोशन कर दिया है। मैं अंदर नहीं आऊंगा, बहुत ठंड है, तुम अंदर जाओ।
डायरेक्टर ली को जाते हुए देखकर और आसपास के पड़ोसियों की एडमायर करने वाली नजरों को देखकर डैड अभी भी अपनी पीठ सीधी रखे हुए थे। जब से मैं पायनियर बना हूं, फाइनली इस फैमिली के दिन बदल गए हैं। कल रात आइस फील्ड पर 1285 लोग और ठंड से मर गए और मैं -38 डिग्री के बर्फीले तूफान में था, सिर्फ बर्फ के नीचे दबे एक पैकेज को खोदने के लिए। साकुरा कंट्री के कैंडिडेट्स मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मैं खुद अपनी मौत को बुला रहा हूं। ग्रेट शिया के नेटिजन्स मेरे लिए टेंशन में थे, लेकिन जब मैंने शवल नीचे मारा और मुझे क्रिस्प मेटालिक साउंड सुनाई दी तो किस्मत का पहिया घूमने लगा। जैसे ही लेजेंडरी गिफ्ट बॉक्स खुला, एक सिल्वर कलर की साईफाई जैसी दिखने वाली स्नोमोबी अचानक से सामने आ गई और इस वक्त वाइल्डनेस वर्ल्ड की स्नो केव में मैंने भी अपनी आंखें खोल दी। मेरे रेटिना पर सबसे पहले खून जैसे लाल रंग के शब्द आए, जिन्होंने तुरंत मेरी सारी नींद उड़ा दी। गुड मॉर्निंग पायनियर B3178 जोन U5। कल मरने वालों का नंबर 1285 था। 5वें दिन की सुबह सुबह स्नो केव के दरवाजे के बाहर बर्फीला तूफान अब भी हाहाकार मचा रहा था। मैंने अंगड़ाई ली। ये नींद सच में बहुत अच्छी थी। मेरे रेटिना पर सुनहरी रोशनी चमकी। डेली इंटेलिजेंस टाइम पर अपडेट हो गई। प्लीज आज की इंटेलिजेंस का टाइप चुने। A सर्वाइवल, B एनवायरनमेंट, C क्राइसिस, D दुनिया। बिना किसी हेजिटेशन के मैंने तुरंत ऑप्शन ए चुना। सुनहरे शब्द तुरंत बदल गए। अगले ही पल एक ऐसा कोऑर्डिनेट सामने आया जो मेरी किस्मत बदलने वाला था। लेजेंडरी सर्वाइवल गिफ्ट बॉक्स, कोऑर्डिनेट्स 515620, 2.8 किलोमीटर दूर 1.5 मीटर गहरी बर्फ के नीचे दबा हुआ है। लेजेंडरी लेवल। मैंने हवा में जोर से अपना मुक्का उछाला। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मैंने अपने इक्विपमेंट्स पैक किए, अपना अलॉय शॉवल लिया और बची हुई आधी रोस्टेड फिश को अपने कपड़ों के अंदर रख लिया। मैंने अपनी आर्कटिक डाउन जैकेट को अच्छे से लपेटा और सीधे लाइव स्ट्रीम खोल दी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं एक पैकेज लेने जा रहा हूं। जैसे ही मैंने ब्रॉडकास्ट शुरू किया ऑनलाइन, व्यूअर्स का नंबर तुरंत फट पड़ा, क्योंकि पिछली रात मैंने 10,000 गुना कंट्रीब्यूशन किया था। अब पूरे इंटरनेट ने मुझे लिन गॉड मान लिया था, लेकिन पैकेज लेने जा रहा हूं वाली बात में कमेंट्स में तुरंत तहलका मचा दिया। लिन गॉड पागल हो गए हैं। विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम है। एटर्नल पर्माफ्रॉस्ट में कुछ ढूंढने जाना, ये तो मौत को दावत देने जैसा है। पक्का उस फिश को खाकर पॉइजन की वजह से हेल्यूसिनेशन हो रहा है। हम तो गए। इन सारे डाउट्स को देखकर मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। मैंने गहरी सांस छोड़ते हुए सफेद धुआं निकाला और बर्फीले तूफान में आगे बढ़ गया। इस वक्त लाइव स्ट्रीम रूम में भी बिल्कुल शांति नहीं थी। कंट्री का यामामोटो इचिरो बोला, एक मछली ने तुम्हें हवा में उड़ने पर मजबूर कर दिया है। ग्रेट शिया के लोग सच में बहुत एरोगेंट है। इस कमेंट ने ग्रेट शिया के नेटिजन्स का गुस्सा तुरंत भड़का दी। बातों की जंग तुरंत शुरू हो गई। वहीं साकुरा कंट्री के दूर के इंटेलिजेंस ब्यूरो में यामामोटो इचिरो ने अपने हेडफोन्स उतारे। हालांकि उसके चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल थी, लेकिन उसकी आंखों में शॉक साफ दिख रहा था। ये 5वां दिन था। अगर ये उनकी कंट्री का कैंडिडेट होता तो वो बहुत पहले ही जमकर बर्फ बन चुका होता। फिर भी इस लिन एन ने बर्फीले तूफान में बाहर निकलने की हिम्मत की। एक केयरफुल रिसर्चर होने के नाते उसे हल्का हल्का लगने लगा कि ग्रेट शिया का ये लड़का कोई रूल तोड़ रहा है। आइस फील्ड पर मैं लड़खड़ाते कदमों से चल रहा था और हर कदम पर मुझे अपने पैरों को घुटनों तक गहरी बर्फ से बाहर निकालना पड़ रहा था। अगर ये कल की बात होती तो मैं बहुत पहले ही जम चुका होता, लेकिन आज हवा भले ही चाकुओं की तरह काट रही थी। फिर भी मेरी डाउन जैकेट के अंदर एक गर्माहट थी। कोल्ड रेजिस्टेंस पावर बढ़ गई थी। पूरे 2 घंटे चलने के बाद मैं हाफते हुए रुका। मेरे रेटिना का सुनहरा एरो सीधे मेरे पैरों के नीचे पॉइंट कर रहा था। यही जगह है, कोई फालतू बात नहीं। मेरे हाई लेवल अलॉय शॉवल ने पागलों की तरह खोदना शुरू कर दिया। 1.5 मीटर गहरी बर्फ पत्थर से भी ज्यादा सख्त थी। शॉवल के हर स्ट्राइक से मेरे हाथ सुन्न होकर कांप रहे थे, लेकिन मैंने बिल्कुल भी रुकने की हिम्मत नहीं की। अगर मैं रुक गया तो मेरा बॉडी टेम्परेचर गिर जाएगा। 10 मिनट, 20 मिनट, एक क्रिस्प मेटालिक साउंड गूंजी। मैंने शॉवल को एक तरफ फेंक दिया और बिना परवाह किए, ठंड की परवाह किए बिना मैंने अपने हाथों से बर्फ हटाई। एक गड्ढे में चुपचाप एक मेटल का बॉक्स रखा था जिससे सुनहरी हरी रोशनी निकल रही थी। उसके साईफाई जैसे पैटर्न्स को देखकर मेरी सांसें तेज हो गईं। लेजेंडरी गिफ्ट बॉक्स मेरे लिए खुल जा। एक हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ बॉक्स का ढक्कन खुल गया। अंदर कोई खाना नहीं था और ना ही कोई वेपन था, बल्कि वहां सिल्वर व्हाइट रंग के कुछ मेटल पार्ट्स बड़े सलीके से रखे हुए थे। मिला है पोर्टेबल पोलर स्नोमोबाइल, लेजेंडरी लेवल। डिस्क्रिप्शन, इसे कीमती एलॉय से बनाया गया है जो इंसान की ताकत को हाई एफिशिएंसी के साथ काइनेटिक एनर्जी में बदल देता है। मैक्सिमम लोड कैपेसिटी 300 किलो है। मेरी आंखें तुरंत मछली की तरह फटी की फटी रह गई। डैम, इस सुनसान और वीरान जगह पर यह चीज किसी डिवाइन वेपन से कम नहीं है। ये तो फरारी मिलने से भी ज्यादा खुशी की बात है। मैंने उन पार्ट्स को पकड़ा और थोड़ा सेट किया, मानो इस मेटल में जान आ गई हो। वो मेरे हाथों में तेजी से खुलने लगा
और बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक सिल्वर वाइट रंग की फ्यूचरिस्टिक और एरोडायनामिक स्नोमोबाइल अचानक से मेरे सामने आ गई। इसका चेसीज लो था, स्कीज चौड़े थे, बैठने के लिए एक थी कंफर्टेबल सीट थी और इसके पेडल से एक कूल सी लाइट निकल रही थी। बहुत औसम लग रही है। मैं और इंतजार नहीं कर पाया और उस पर बैठ गया। मैंने अपने दोनों पैरों को मजबूती से रखा और जोर से एक पैडल मारा। पावर असिस्ट गियर से एक बहुत ही सैटिस्फाइंग सी आवाज आई। पीछे लगा काला क्रॉलर बेल्ट तुरंत बर्फ पर ग्रिप बना लिया और पूरी स्नोमोबाइल तीर की तरह आगे निकल गई, बहुत ही स्मूथ, एकदम मक्खन की तरह। लाइव स्ट्रीम रूम जो अभी तक गालियां दे रहा था कि लिनेन तो पक्का मरेगा, वो तुरंत सन्नाटे में डूब गया और फिर पूरी तरह से फट पड़ा। डैम, ये क्या बला है? इंसान की ताकत से चलने वाली स्नोमोबाइल, वो भी बिना पहियों के, इतनी तेज चल सकती है? यही वो लेजेंडरी गिफ्ट बॉक्स है। मैं तो पागल हो जाऊंगा। अभी कौन कह रहा था कि लिन गॉड अपनी मौत को दावत दे रहे हैं? बाहर आओ और मार खाओ। वू जिंग जैसे रिटायर्ड पायनियर भी खुद को कमेंट करने से नहीं रोक पाए। मैकेनिक्स का पीक, फोर्स बढ़ाने वाले गियर्स, ये डिजाइन आखिर है क्या? इस वक्त मैं न सिर्फ जिंदा था बल्कि इटर्नल पर्माफ्रॉस्ट में मेरे पास एक नई गाड़ी भी थी, सबसे तेज रफ्तार। हवा में उड़ने जैसी फीलिंग ने मेरे अंदर एड्रेनलिन बढ़ा दिया था। जिस रास्ते को तेज हवा के खिलाफ पार करने में कई घंटे लगते थे, अब उसे सिर्फ आधे घंटे के वार्म अप में पार किया जा सकता। बस गाड़ी थी, पर कोई हीटर नहीं था। मैंने उस मेटल के बॉक्स को पीछे की सीट पर रखा। मेरे पैरों की मसल्स ने ताकत लगाना शुरू किया और गाड़ी सीधे हवा की तरह आगे निकल गई। मेरी स्पीड सीधे 20 तक पहुंच गई थी। मेरा टारगेट वो बर्फ वाला होल था। बग किंग झाओ थिएचू ने पूरा एक दिन लगाकर एक पिंजरा बुना और कुत्ते की तरह कखने के बाद उसे सिर्फ 3 छोटी झींगा मछलियां मिली और मैं, एक नॉर्मल सा इंसान, सिर्फ अपने अलॉय शवल को पागलों की तरह घुमाकर सच में खोद लाया था। 7 मछलियां आइस फॉरेस्ट फिश को नेशनल स्ट्रेटेजिक रिसोर्स की लिस्ट में रखा गया है। उसी वक्त ब्लू प्लैनेट के रिजर्व बेस 01 में जब मैं आइस फील्ड पर हवा से बातें कर रहा था, यहाँ का माहौल पूरी तरह से पागलपन से भर चुका था। आसमान को छूते हुए सैकड़ों बड़े बड़े सिल्वर टावर्स थे। उस सिविलाइजेशन का ये सबसे बड़ा